स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू अनअकैडमीज यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक मनी एंड बैंकिंग। ओके, सो मनी एंड बैंकिंग में आपका बहुत सारे जो डाउट्स है ना, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। जैसे कभी आपने फोकस किया भी होगा शायद, और कभी नहीं भी किया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कंट्री के पास, मतलब अगर बोला जाए गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है ना, और गवर्नमेंट के पास सीधे सीधे क्या करे, मतलब परमिशन भी है, चाहे तो डायरेक्टली बहुत सारी करेंसी को प्रिंट करे और लोगों में बांट दे, सब लोगों पे पैसा आ जाएगा, पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगी, है ना। ये भी दिमाग में आता है ना। कॉमर्शियल बैंक इतना पैसा कैसे मैनेज करती है? हम लोग इतना पैसा डिपॉजिट करके आते हैं, फिर लेने जाते हैं, कितने लोगों का रिकॉर्ड होता है, कैसे मैनेज करती है ना। फॉरेन करेंसी कहाँ आती है, कहाँ जाती है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे आपके, जो आपके इस चैप्टर के थ्रू क्लियर होंगे, है ना। तो उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं अपने बारे में बता देती हूँ। माय नेम इज प्रिया जैन, है ना, एंड आई एम टीचिंग लाइव ऑन एन अकेडमी, जिसमें मैं आपको अकाउंटेंसी पढ़ा रही हूँ प्लस पर, एंड इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ। साथ साथ मैं आपको वहाँ पर बिजनेस स्टडीज़ भी पढ़ा रही हूँ स्पेशल क्लासेस में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो आप इनको इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, बाय डाउनलोडिंग अनअकैडमी ऐप। वहाँ पर आप सर्च कीजिएगा मेरा नाम और फॉलो करेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग द क्लासेस टाइमली मिलते रहेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक पर, दैट इज मनी एंड बैंकिंग। ओके, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं, नोट्स, करेंसी, कॉइन, परचेजिंग पावर, है ना, डिपॉजिट, सप्लाई, कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, आरबीआई, बहुत सारी चीज़ें जो हम इसमें पढ़ने वाले। ओके, इसमें इस यूनिट को, मतलब इस पूरे यूनिट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है मनी और एक है बैंकिंग, है ना। दैट मीन्स पहले हम पैसे के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे बैंक उन पैसों की डीलिंग कैसे करती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस टॉपिक में, मतलब इस चैप्टर में आप क्या क्या टॉपिक्स देखेंगे। तो सबसे पहला इज इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग, यानी कि मनी है क्या, है ना, उसके बेसिक के बारे में। बार्टर सिस्टम की ड्रॉबैक्स क्या है, शायद आपने ये पढ़ रखा होगा, है ना, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे इसके अंदर। इसके बाद मनी और उसके फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस। ओके, फॉर्म्स ऑफ मनी इस बार आपके कोर्स से हटा दिया गया है, तो इसको हटा दीजिएगा। नेक्स्ट इज मनी सप्लाई, यानी कि मार्केट में मनी की सप्लाई कैसे होती है। ओके, बैंकिंग के अंदर आएगा आपका कॉमर्शियल बैंक और उसके फंक्शन, मनी क्रिएशन, मनी को कैसे क्रिएट किया जाता है ना, सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शन, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स, जो कि आपके ये तीन पार्ट, ये आपका तीन जो टॉपिक्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा वाला भी है, मतलब ये वाला पार्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट, है ना। तो फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि बार्टर सिस्टम और मॉनेटरी सिस्टम एक्चुअल में है क्या, है ना। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर अबाउट बार्टर सिस्टम, आपने पढ़ा होगा नाइन्थ में, है ना, नाइन्थ एंड टेंथ की इकोनॉमिक्स में। बार्टर सिस्टम मतलब वो सिस्टम जहाँ पर सामान को सामान के बदले एक्सचेंज किया जाता है, पैसे का कोई रोल नहीं है, मतलब पैसे नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर ये एक फार्मर है और ये एक टेलर है, ठीक है। टेलर के पास क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, कपड़े होंगे, है ना। फार्मर के पास क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, फूड ग्रेन्स होंगे, मान लीजिए वीट है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, अब अगर टेलर को वीट चाहिए, है ना, और फार्मर को क्या चाहिए, क्लोथ चाहिए, तो वो दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं साथ साथ। मतलब अगर मैं बोलूँ तो फार्मर ने वीट बेच के क्या खरीद लिया, क्लोथ्स खरीद लिए, लेकिन मनी बीच में कहीं नहीं आया, मनी बीच में कहीं नहीं आया। दैट इज व्हाट नोन एज बार्टर सिस्टम, जहाँ पर कमोडिटी को बेचकर कमोडिटी ही खरीदी जाती है, उसके बीच में मनी बिल्कुल भी नहीं आता है ना। अब देखिए मॉनेटरी सिस्टम, अब देखिए फार्मर को ज़रूरत थी किसकी, मैंने आपको बोला था क्लोथ्स की। तो फार्मर पहले क्या करेगा, फार्मर पहले जाएगा एक शॉप पर, है ना, उसके पास जो वीट है उसे बेचेगा, वीट बेच के पैसे लाएगा, है ना। वो पैसे लेकर के जाएगा अब किसके पास, क्योंकि कपड़े की ज़रूरत है। अब वो जाएगा टेलर के पास, किसके पास जाएगा, टेलर के पास, टेलर को पैसे देगा और कपड़े खरीद लेगा। अब देखो हुआ तो यही,
हुआ तो यही ना। अच्छा एक और चीज आगे देखो, थर्ड स्टेप भी देख लो फिर बताती हूँ, है ना। टेलर, टेलर के पास है क्या, टेलर के पास है कपड़े, उसे क्या चाहिए भाई, उसे वीट चाहिए, है ना। तो उसने कपड़े तो बेच दिया, अब उस पर पैसे आ गए, अब वो पैसे लेके शॉप वाले पे जाएगा, है ना, और वीट खरीद लेगा। तो हुआ क्या, हुआ एट द एंड यही कि टेलर के पास अब वीट आ गया और फार्मर के पास क्या आ गया, कपड़े आ गए, क्लोथ्स आ गए। लेकिन बीच में इन्होंने मीडिएटर का काम किसने किया, मनी ने। क्या किया, मनी ने एक बीच में मीडिएटर का काम किया, है ना। पहले देखो उसने यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग एक साथ हो रही थी, एक बार देखिएगा जरा। यहाँ पर फार्मर हाल की हाल बेच रहा था वीट को और हाल की हाल खरीद रहा था। लेकिन यहाँ पर देखिए पहले उसने क्या किया, बेचा, फिर उसने खरीदा। ऐसी टेलर ने पहले सेल किया, फिर वो बेचने गया, है ना, फिर वो परचेज करने गया। तो थिंग इज ये वाली चीज भी कि बाइंग एंड सेलिंग अब एक टाइम पे करने की जरूरत नहीं है विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी सिस्टम, जो आप अभी आगे देखेंगे, है ना। इज दिस क्लियर, बार्टर सिस्टम एंड मॉनेटरी सिस्टम। इसके बाद आते हैं बेटा बार्टर सिस्टम को और क्या क्या बोलते हैं थोड़ा थ्योरी में। बार्टर सिस्टम को बोला जाता है सीसी इकोनॉमी, दैट इज कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, जहां पर गुड्स को गुड्स के लिए ही एक्सचेंज किया जाता है। और एक चीज, पर्सन को हाल की हाल उसी समय पे सामान खरीदना होता है और उसी समय पे सामान को बेचना पड़ता है ना। बट द थिंग इज मॉनेटरी सिस्टम में मनी जो है वो मीडियम की तरह काम करेगा। और अब उसने बाइंग एंड सेलिंग को अलग अलग कर दिया, यानी कि आपको एट अ टाइम एक ही समय पे बाइंग एंड सेलिंग करने की जरूरत नहीं है, अलग समय पे बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा बेसिक्स। इसके बाद अगर हम बात करें तो दैट इज ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या है, तो देखिए ड्रॉबैक्स बोले तो कमियां, क्या ऐसी चीजें थी जो बार्टर सिस्टम में थी जो अच्छी नहीं थी और जिसको खत्म करके मॉनेटरी सिस्टम लाया गया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स। अब ये क्या होता है ना। तो देखिए सबसे पहली चीज, ऐसा जरूरी होता था कि हम लोग एक दूसरे की नीड को सेटिस्फाई करें। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे ये गोल्ड स्मिथ है, ठीक है, इसके पास क्या है, गोल्ड ज्वेलरी है, ठीक है, और इसको जरूरत है मान लीजिए वीट की, इसको जरूरत है किसकी, वीट की, ठीक है। मतलब इसके पास पोजेशन है गोल्ड ज्वेलरी का और जरूरत है कि इसको अनाज चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा जरा, वो गया आपके टेलर के पास, किसके पास गया, टेलर के पास। अब टेलर भाई साहब क्या कह रहे हैं, टेलर भाई साहब कह रहे हैं कि मेरे पास कपड़े हैं भाई और मुझे भी वीट चाहिए, है ना। क्या क्या वो गोल्ड स्मिथ से गोल्ड खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसको जरूरत तो वीट की है। तो टेलर भाई साहब ने वापस कर दिया, भाई मुझसे आपसे डीलिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब वो गए कॉबलर भाई साहब के पास, कॉबलर भाई साहब को बोला कि भाई गोल्ड ज्वेलरी ले लो और मुझे वीट दे दो। तो कॉबलर भाई साहब बोले नहीं भाई, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है गोल्ड की, मुझे तो कपड़ों की ज़रूरत है, हटा दो। इनको भी ड्रॉप किया। अब आए हमारे टीचर महाशय, है ना। टीचर महाशय ने बोला ठीक है मुझे गोल्ड ज्वेलरी तो चाहिए, है ना, लेकिन मेरे पास एक्सचेंज में वीट नहीं है, मेरे पास तो नॉलेज है ना। क्या गोल्ड स्मिथ को नॉलेज चाहिए थी, नहीं चाहिए थी भाई, उसको तो भूख लगी थी तो उसको वीट चाहिए था। तो दैट मीन्स इनसे भी डीलिंग नहीं हो पाई। अब वो बेचारे पहुंचे फार्मर के पास, फार्मर ने कहा हाँ भाई मेरे पास वीट तो है और मुझे गोल्ड ज्वेलरी की भी ज़रूरत है। दैट मीन्स अब जाकर के कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि गोल्डस्मिथ के पास जो है, यानी कि जो पोजीशन में है, उसकी ज़रूरत फार्मर को है ना। और इनकी जो नीड है, यानी कि गोल्डस्मिथ की जो नीड है वो किसके पास है, वो फार्मर के पास है। ये होना हमेशा तो पॉसिबल नहीं है ना। देखो ऊपर के 3 के केसेस में पॉसिबल नहीं था, तो ये कोइंसिडेंस है ना। क्या है, कोइंसिडेंस है। दैट मीन सीधे सीधे यू कैन से द थिंग इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम थी। हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं था कि जो आपको चाहिए वो सामने वाले के पास हो, है ना, और जो सामने वाले को चाहिए वो आपके पास हो। एंड दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम उसके संग बहुत थी जिसके कारण डीलिंग अच्छे से नहीं हो पाती थी। ओके, नेक्स्ट इज लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब क्या, किसी चीज को पार्ट्स में बेचना, है ना, किसी चीज को पार्ट्स में बेचना। तो देखो पहले के टाइम में जैसे अगर आपके पास उन्होंने बोला चपाती है ना, तो आप भाई एक रोटी, आधी रोटी, 2 रोटी बेच सकते हो, ठीक है। लेकिन आपके पास कार है,
क्या आप कार को डिवाइड करके बेच सकते हो? नहीं बेच सकते। अभी जैसे मैं बोलूँ आपको, रुपए तो था नहीं, है ना, कोई छोटी मोटी चीज़ की ज़रूरत है, मान लो आपको रोटी की ज़रूरत है ना, और आपके पास कार है, किसी इंसान के पास 4 रोटी थी, ठीक है, और आपके पास एक कार थी, या एक ही रोटी मान लो, चलो छोड़ दो, एक ही रोटी मान लो। इस सामने वाले इंसान के पास एक रोटी थी और आपके पास एक कार थी, ठीक है। उसने क्या किया, एक में से आधी रोटी आपको तोड़कर दे दी, डिवाइड करके दे दिया, है ना, तो आपकी नीड तो सेटिस्फाई हो गई, बट आपको उस एक्सचेंज में कुछ ना कुछ देना है। क्या आप अपनी आधी कार उसको दोगे? नहीं दे सकते। दोगे क्या? नहीं दे सकते। दैट मीन्स द थिंग इज, उस समय डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम थी, जिसके कारण बाइंग एंड सेलिंग नहीं हो पाती थी। लेकिन अगर मनी आ जाए तो उसने बोला 5 लाख की कार बेच दी, उसमें से 5 रुपए रोटी के लिए दे दिए, बात खत्म, है ना। तो दैट मीन्स मनी के थ्रू आप किसी भी चीज़ की वैल्यू को इजीली डिवाइड कर सकते हो, लेकिन बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, दैट इज लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, है ना, यानी कि वेल्थ स्टोर करना। पहले पहले के टाइम में आपके पास वेल्थ के फॉर्म में क्या हुआ करता था, है ना, लोगों के पास क्या था, जमीन ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, उसके बाद उनके पास फूड ग्रेन्स होता था, अनाज वगैरह, उनका क्लोथ्स, है ना, घर, बस इतना इतना, इतनी चीज़ें होती थी, ठीक है। चलो लैंड तो स्टोर कर सकते हैं, चलो ये आपकी वेल्थ को बढ़ाता है, लेकिन क्या फूड ग्रेन्स को बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हो? जैसे अपन पैसे को अभी सेव करके रखते हैं, बैंक में सेव कर दिया, है ना, घर में बचा लिया, घर में रख लिया, अपन सेव करके रख रहे हैं, वेल्दी बन रहे हैं, है ना, अपनी इनकम को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, वेल्थ को स्टोर कर रहे हैं। लेकिन पहले के टाइम में पैसा तो नहीं होता था, तो क्या स्टोर करेंगे? फूड ग्रेन स्टोर करेंगे, क्लोथ स्टोर करेंगे, लेकिन कितने दिन तक? कितने दिन तक? इनकी भी तो कुछ भाई वैलिडिटी, यू कैन से, मियाद होती है, कुछ टाइम बाद ये खराब हो जाएंगे, तो इसको स्टोर करने का कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ, उल्टा आपको नुकसान और हो जाएगा। तो देखिए, उन्होंने बोला पहले के टाइम में लोगों के पास गुड्स होती थी स्टोर करने के लिए, है ना, जिससे वो अपनी वेल्थ बना सकते थे, बट वेल्थ बनाने के लिए गुड्स को स्टोर करते थे, बट गुड को स्टोर करने में कुछ दिक्कत थी। क्या? एक तो स्टोरेज का खर्चा, है ना, प्लस लॉस ऑफ वैल्यू, ऑब्वियस ही बात है, फूड ग्रेन्स वगैरह आपने गेहूं वगैरह स्टोर करके रखे और खराब हो गए, सड़ गए, नुकसान हो जाएगा, है ना, प्लस उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना बड़ा मुश्किल होता था, है ना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की भी प्रॉब्लम थी। अब पैसा तो आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए कैश में, ठीक है, और 1 लाख रुपए का गेहूं, कैसे, किसको इजीली ट्रेवल कर सकते हो? ऑब्वियसली बात है, 1 लाख रुपए कैश में, तो ट्रांसफर करना टिपिकल होता था, ठीक है। और साथ साथ पेरिशेबिलिटी की प्रॉब्लम होती थी, दैट मीन्स सामान जल्दी खराब होने की प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि फूड ग्रेन्स वगैरह होते हैं, ये सब पेरिशेबल होते हैं, है ना, जिसके कारण वेल्थ को स्टोर करना उस समय पॉसिबल नहीं होता था। आप लोगों ने सुना भी होगा कि पहले के टाइम में लोगों को सिर्फ ये रहता था कि अपनी नीड्स आज की सेटिस्फाई हो जाए, आज उनका पेट भर जाए, उन्हें कल की चिंता ज़्यादा नहीं होती थी, है ना, क्योंकि वो स्टोरेज वगैरह पे इतना फोकस करते ही नहीं थे। लेकिन आज के टाइम में अपन लोग कहते हैं कि नहीं, ये भी होना चाहिए, ये भी सेव कर लो, वो भी सेव कर लो, तो दैट वाज द प्रॉब्लम उस समय पर, कि वेल्थ को स्टोर किया नहीं जा सकता था। फिर लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ अ वैल्यू, यानी कि किसी भी चीज़ की एक कॉमन वैल्यू नहीं थी, किसी भी चीज़ की एक कॉमन वैल्यू नहीं थी। जैसे अभी मैं आपको बोलूँ कि आपके हाथ में ये लैपटॉप है, मतलब फ़ोन है, ठीक है, कितने रुपए का आप बता सकते हो, है ना, आपके हाथ में फ़ोन है, आप बता सकते हो भाई कितने रुपए का है। लेकिन पहले के टाइम में आप नहीं बता सकते थे। जैसे क्यों? क्योंकि आपने पैसे तो दिए नहीं, आपने सामान दिया। अब जैसे एक घर, ठीक है, ये मेरा घर है, मेरे को दवाई की ज़रूरत थी, मैंने घर बेच दिया, तो मेरे घर की कीमत क्या हो गई? एक दवाई की गोली, है ना, एक गोली। अच्छा, मान लीजिए आपके पास गाय थी, है ना, और आपको, मतलब सॉरी, आपको गाय की ज़रूरत थी और आपके पास घर था, है ना, तो आपने गाय के लिए घर बेच दिया, तो अब आपके घर की कीमत क्या हो गई? वो गाय, है ना। अब मान लो कोई और पर्सन था जिसको पेन की ज़रूरत थी, ठीक है, उसने क्या किया? घर बेच दिया पेन के लिए, तो अब घर की कीमत क्या हो गई? पेन, है ना। तो दैट मीन्स क्या? एक कॉमन वैल्यू नहीं है घर की, जो आज के टाइम में आप कह सकते हो कि भाई मेरा घर 50 लाख का है, 1 करोड़ का है, 2 करोड़ का है, कह सकते हो आराम से, है ना, वैल्यू कर सकते हो। लेकिन पहले के टाइम में वैल्यू नहीं कर सकते थे, वैल्यू करते थे कमोडिटी के फॉर्म में, और कमोडिटी अलग अलग होती थी, इस वजह से वैल्यू जो थी वो कॉमन नहीं थी, है ना। तो दैट मीन्स उस समय जब मनी नहीं था तो किसी भी चीज़ की कॉमन यूनिट नहीं थी, और अकाउंटिंग करना,
है ना, उसकी अकाउंटिंग करना भी पॉसिबल नहीं था। एम आई क्लियर नाउ, है ना। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दैट इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ और डेफर्ड पेमेंट। अब डेफर्ड पेमेंट क्या होता है? डेफर्ड पेमेंट मतलब है कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट, है ना, या यू कैन से फ्यूचर पेमेंट। कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट या फिर फ्यूचर पेमेंट, जैसे आप अभी के टाइम में लोन ले लेते हो, है ना, बैंक से लोन लिया और उसका पेमेंट 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद पे कर दिया, क्या होता है डेफर्ड पेमेंट। हम एम्प्लॉय के अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है, हमने उसके लिए 1 महीने काम किया, एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे अकाउंट में सैलरी आ गई, वो भी एक कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट है, वो भी एक डेफर्ड पेमेंट है ना। तो उस समय में डेफर्ड पेमेंट कैसे करते होगे? पैसा तो होता नहीं था, लोन किस फॉर्म में लोगे? सामान के फॉर्म में, है ना। जैसे मैं कहूँ कि मैंने मान लो 10 किलो चावल लोन पे लिया, ठीक है, या 50 किलो गेहूं लोन पे लिया, ठीक है। अब मैं उसको वापस करूंगी तो बताओ कितना इंटरेस्ट दूंगी? अब 10 किलो चावल पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, क्या बता सकते हो? नहीं बता सकते, है ना। प्लस मैं जो रिटर्न करूंगी चावल, है ना, उसकी क्वालिटी का पता नहीं, है ना, हो सकता है उन्होंने मुझे मीडियम क्वालिटी वाले चावल दिए हो, है ना, और मेरे पास हाई क्वालिटी वाले चावल हो, तो यहाँ पर भी तो मेरा नुकसान हो जाएगा, है ना। तो दैट मीन्स उस समय पर फ्यूचर पेमेंट करना मुश्किल होता था। क्यों होता था? क्योंकि आप इंटरेस्ट रेट नहीं डिटरमाइन कर सकते थे, है ना, और प्रिंसिपल अमाउंट को भी क्या करना, पता लगाना मुश्किल होता था। अब 10 किलो चावल की क्वालिटी, क्योंकि प्रोडक्ट्स में हमेशा क्वालिटी आती है, तो वो क्वालिटी पता करना, उसका एक स्टैंडर्ड सेट करना बड़ा मुश्किल होता था, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने बोला डेफर्ड पेमेंट पॉसिबल नहीं था। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पर दिया हुआ है, 5 किलो राइस पर लोन दिया, ठीक है, तो कितना किलो वापस किया जाएगा, क्वालिटी कैसी होगी, इंटरेस्ट कितना होगा, है ना, और कितने टाइम पर कितना इंटरेस्ट लगेगा। जैसे अपन बोल देते हैं अभी 5% पर एनम, यानी कि 1 साल पर 5% का इंटरेस्ट। पहले कैसे बोलोगे 1 किलो इंटरेस्ट पर एनम, ऐसे तो नहीं होता था। तो दैट मीन्स फ्यूचर पेमेंट करना पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट वाज बार्टर सिस्टम में, जैसे मैंने बोला एम्प्लॉय, है ना, अब एम्प्लॉय है, वो काम कर रहा है, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो क्या 50,000 सैलरी पे एम्प्लॉय काम कर रहा है, 10,000 सैलरी पे काम कर रहा है, पैकेज करके बोलते हैं, है ना। लेकिन उस समय पैकेज कैसे बोलते हैं कि मेरा पैकेज है क्या बोलते हैं 10 किलो गेहूं, 1 टेबल, 1 चेयर, 1 कार, ऐसे बोलोगे, है ना। तो दैट मीन्स बार्टर सिस्टम में ये भी बहुत मुश्किल हुआ करता था, है ना, कि कितना सैलरी दिया जाएगा, किस हिसाब से दिया जाएगा, ये डिटरमाइन करना। ओके, तो ये हमारे 5 पॉइंट्स थे, या 5 यू कैन से कुछ ड्रॉबैक्स थे बार्टर सिस्टम के, जिसके कारण बार्टर सिस्टम को ख़त्म करके कौन सा सिस्टम लाया गया? मॉनेटरी सिस्टम लाया गया। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके लिए कुछ MCQs हैं, है ना। वीडियो को पॉज कीजिए और इनके आंसर्स पहले आप कमेंट में टाइप करिए कि फर्स्ट का ए है या बी है, जो भी है, सेकंड का जो भी है, थर्ड का जो भी है, ठीक है। और उसके बाद वीडियो को फिर से स्टार्ट करके चेक करिएगा और एंड में मुझे बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज बार्टर सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम wherein goods are exchanged for goods, goods are not exchanged at all, goods were exchanged for domestic currency and goods were exchanged for foreign currency। तो देखिए बार्टर सिस्टम में करेंसी तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, तो ऑब्वियस ही बात है ये दोनों तो पहले कैंसिल। नॉट एक्सचेंज नहीं भाई, एक्सचेंज तो होता था ना, तो दैट मीन्स क्या होगा, आपका ऑप्शन होगा, मतलब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बार्टर सिस्टम। इनमें से क्या बहुत मुश्किल कैरेक्टरिस्टिक है बार्टर सिस्टम की? तो देखिए सबसे पहला कॉमन यूनिट ऑफ अ वैल्यू, ठीक है, या एक्सचेंज, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स, कॉमन यूनिट ऑफ अ वैल्यू, ठीक है, कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, सी वाला। ओके, नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। तो सबसे ज्यादा मुश्किल जो था दैट वाज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स, कि कोइंसिडेंटली उस इंसान का मिलना जिसको हमारे प्रोडक्ट की नीड है और उसके पास वो सामान है जो हमारी नीड है, ये बहुत मुश्किल होता था। दैट इज व्हाई यू कैन से इसका आंसर है करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। फिर द अदर नेम ऑफ बार्टर सिस्टम इज, बार्टर सिस्टम का दूसरा नाम मॉनेटरी सिस्टम, सीसी इकोनॉमी, या इकोनॉमिक सिस्टम, या नन ऑफ दिस। तो मैंने आपको बताया था बार्टर सिस्टम का दूसरा नाम इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, और यू कैन से सीसी इकोनॉमी।
ओके स्टूडेंट्स, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स ठीक जा रहे हैं। नेक्स्ट इज मनी। अभी देखिए, जब बार्टर सिस्टम खत्म हुआ तो मनी को लाया गया। अब मनी क्या है, व्हाट इज मनी, है ना। तो देखिए, बहुत सिंपल डिफाइन जो इनकी दी गई है वो बहुत इजी है। दैट इज मनी इज व्हाट मनी डज। वो सब चीज पैसा है जो पैसे का काम कर रही है। अब आप कहोगे मैम ये क्या बात हुई, है ना। अब ये क्या बात हुई, ये कैसे डिफाइन हुई, है ना। मैं बोलूँ राम कौन है तो राम इज राम, ये क्या डिफाइन हुई, नहीं ये डिफाइन है। इसका मतलब समझिएगा, देखिए मनी इज व्हाट मनी डज, यानी कि पैसा वो है जो पैसे का काम करता है। यानी कि जैसे आज के टाइम में आप देखते होगे, आप देखते कि आप यूज़ ही करते होगे, हम लोग यूज़ करते हैं पेटीएम, है ना, गूगल पे, फ़ोन पे, है ना, चेक का यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं पेमेंट करने के लिए। तो क्या वो पैसा नहीं है, वो भी तो पैसा है ना, बस उसका एक फॉर्म बदल गया, है ना। तो ध्यान रखिएगा, मनी का मतलब करेंसी नहीं होता। सिर्फ मनी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि करेंसी, है ना। मनी का मतलब कुछ भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो मनी का काम कर रही हो उसको अपन मनी कह सकते हैं। अब मनी का काम मतलब तो क्या क्या चीज़ मनी का काम, तो देखिए कोई चीज़ जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क कर रही हो। कैसे वर्क कर रही हो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि एज अ मीडिएटर फॉर एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो भी मनी है ना। स्टोर ऑफ वैल्यू, दैट मीन्स कोई चीज़ जो सामान को स्टोर करने में हेल्प कर रही है ना। मनी जिसके थ्रू आप स्टोरेज कर सकते हो अपनी वेल्थ को, है ना, दैट इज मनी। अकाउंट, बैंक अकाउंट में अपन जमा करते हैं, पेटीएम अकाउंट में आपके पैसा डला होगा, है ना, तो दैट इज ऑल्सो अ मनी, है ना, जिसके कारण आप किसी चीज़ की वैल्यू डिटरमाइन कर सको, है ना। जैसे यू कैन से पेन 10 रुपए का है, कैसे पता किया, मनी के थ्रू, है ना। तो मनी इज व्हाट, ये जो फंक्शन पूरे करे वो मनी है, ठीक है। और लास्ट इज स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। अगर आप प्रॉपरली देखो तो इनमें अगर मैं लैक ऑफ लगा दूं, लैक ऑफ, है ना, सब में लैक लगा दूं तो वो सीधे सीधे क्या बन जाएगा, बार्टर सिस्टम का ड्रॉबैक, बार्टर सिस्टम की कमियां। तो बार्टर सिस्टम की कमियों को सुधारने के लिए उसको ख़त्म किया गया, तो ये कमियों वाला वर्ड भी ख़त्म हो गया, कमियां ख़त्म। तो आया आपका कौन सा सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम, जिसके अंदर मेन थिंग वाज मनी। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? आई एम आस्किंग दिस इन बिटवीन, जिससे आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि कहीं क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे, कहीं डाउट आ रहे हैं या नहीं आ रहा। ओके, तो आप मुझे डाउट्स कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ डाउट्स आ रहे हैं, सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट्स थ्रू दैट। ओके, चल अभी आते हैं मनी के फंक्शंस पर, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। सॉरी, देखिए फंक्शंस ऑफ मनी। अब फंक्शंस ऑफ मनी क्या क्या है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मनी के फंक्शंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक प्राइमरी फंक्शन और एक सेकेंडरी फंक्शन। ओके, प्राइमरी फंक्शन बोले तो जो पहला है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी सबसे पहला, है ना। और सेकेंडरी फंक्शन बोले तो उसके बाद वाले फंक्शन जो काम चला लेते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन में इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि सबसे पहला काम है एक्सचेंज करना, और एक्सचेंज के लिए मीडियम बन रहा है कौन, मनी। एक्सचेंज बन रहा है, एक्सचेंज के लिए मीडिएटर कौन बन रहा है, मनी बन रहा है, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल में दिया था, है ना। दूसरी थिंग इज मेजर ऑफ वैल्यू। पहले किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, लेकिन अब विद द हेल्प ऑफ मनी आप बता सकते हो कि भाई इसकी चीज़ की इतनी वैल्यू है। जैसे मैं बोलूँ ये बॉटल, है ना, ये बॉटल मान लो 200 रुपये की है, तो आई कैन से कि हाँ 200 रुपये की है। कैसे पता किया, मनी के थ्रू, क्योंकि मैं मनी के टर्म में बता रही हूँ। अब मैं बोलूँ मैंने ये बॉटल खरीदी है, मान लीजिए फ़ोन दे करके, फ़ोन बेच करके बॉटल खरीदी है, तो इस बॉटल की कीमत ड्रॉप, बार्टर सिस्टम में क्या थी, फ़ोन, है ना। तो द थिंग इज, अब आप हर एक चीज़ की वैल्यू मॉनेटरी टर्म में, न्यूमरिक फॉर्म में बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ मनी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंडरी फंक्शंस की, तो सेकेंडरी फंक्शन क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि अब आप स्टोर कर सकते हो अपनी वेल्थ को, डेफर्ड पेमेंट भी कर सकते हो, यानी कि फ्यूचर पेमेंट भी पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ मनी, और साथ साथ आप वैल्यू को ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। आप अपने अकाउंट में से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी और के अकाउंट में, उससे किसी और के अकाउंट में, दैट मीन्स क्या, आप वैल्यू को ट्रांसफ़र कर रहे हो, आप ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मनी।
ओके स्टूडेंट्स, अभी इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन को पहले एक्सप्लेन किया गया, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखिए मनी जो है वो मीडियम की तरह वर्क कर रहा है सेल एंड परचेज में, ठीक है। आप इसमें ड्रॉबैक से स्टार्ट करोगे कि बार्टर सिस्टम के टाइम पर बाइंग एंड सेलिंग एक ही टाइम पे करनी पड़ती थी, है ना, क्यों? क्योंकि कोई मीडिएटर नहीं था, है ना। लेकिन मनी एज अ मीडिएटर आने से बाइंग एंड सेलिंग की एक्ट को सेपरेट कर दिया गया, है ना। अब डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उस इंसान को ढूंढो जिसके पास मेरा सामान हो, है ना, और जिसको नीड मेरे वाले सामान की हो, है ना। तो ये वाली चीज़ें अब ज़रूरी नहीं है। और मनी एक रिप्रेजेंटेटिव हो गया है जनरल परचेजिंग पावर का। अब परचेजिंग पावर बोले तो खरीदने की यू कैन से खरीदने की पावर, है ना, कि आपके पास उस सामान को खरीदने की पावर है या नहीं। और यू कैन से अफोर्डेबिलिटी, आप अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बोलूँ आपके पास है 50 रुपये, है ना, और आपको एक चॉकलेट खरीदनी है जो 80 रुपीज़ की है, ठीक है। तो ये आपको बताएगा, है ना, कि आपके पास परचेजिंग पावर है या नहीं। तो अगर मैं बोलूँ तो आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है क्योंकि आपको सामान चाहिए 80 रुपये का और आपके पास है कितने, 50 रुपये। दैट मीन्स ये रिप्रेजेंटेटिव हो गया परचेजिंग पावर को शो करने के लिए, दिखाने के लिए कि आप खरीद सकते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्या होता है, दैट इज मेजर ऑफ वैल्यू। पहले के टाइम में बताया था मैंने, एग्जाम्पल दिया था घर वाला। घर की वैल्यू एक दवाई भी हो सकती है ना, एक पेन भी हो सकता है, एक गाय भी हो सकती है। यानी कि उसकी वैल्यू कैसी थी, अलग अलग थी, अनकॉमन थी, है ना। लेकिन मनी के आने से हर एक चीज़ की वैल्यू अब आप मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, वो कॉमन होगी। जैसे कार की वैल्यू 10 लाख रुपए बोल दिया आपने, पेन 10 रुपये का है ये भी आपने इजीली बोल दिया, ठीक है। और ये साथ साथ ये वाला फंक्शन जो है वो नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने में और प्राइस इंडेक्स निकालने में, यानी कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पता करने में भी हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, सबसे ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सा फीचर है या कौन सा एडवांटेज है मनी का जो कि नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने में हेल्प करता है। तो वो होगा मेजर ऑफ वैल्यू, है ना, क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं तो 1 मार्क में इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। आपके प्राइमरी फंक्शंस कंप्लीट। अभी फटाफट से ये एमसीक्यूज जो हैं उन्हें लगा लेते हैं। कोशिश कीजिएगा, वीडियो को पॉज करिए, है ना, और अपने आंसर्स कमेंट में लिखिएगा और उसके बाद रीचेक करिएगा अपने आंसर्स और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स ठीक गए। ओके नाउ द सेकंड एमसीक्यू है आपका, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि इसकी प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इज, मनी का प्राइमरी फंक्शन क्या है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज या बोथ बी एंड सी। तो ऑब्वियस ही बात है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू तो था नहीं, मेजर ऑफ वैल्यू था और मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, तो दैट द करेक्ट ऑप्शन विल बी बोथ बी एंड सी। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट आते हैं, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मनी। यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मेजर करना, है ना, ये कौन से फंक्शन में आता है मनी की। तो देखिए नाम से आप समझ सकते हो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट या स्टोर ऑफ वैल्यू। तो सिंपल सी बात है कौन से में आएगा, यूनिट ऑफ वैल्यू। यानी कि अब हर एक चीज़ की, हर एक यूनिट की एक वैल्यू होने लग गई है ना। तो दैट मीन्स योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा, दैट इज मनी इज मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट्स बिकॉज, मनी सारे एसेट्स में सबसे ज़्यादा लिक्विड है ना, क्योंकि उससे आप तुरंत सामान खरीद सकते हो। क्यों? क्योंकि देखिए ऑप्शन, इट इंक्लूड शेयर्स एंड इक्विटी, मनी इटसेल्फ इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या इट हैज़ अ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, टाइम डिपॉजिट विद बैंक। तो देखिए सीधी सी बात है, लिक्विडिटी मतलब होता है क्या, एक बार ही समझिएगा लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी मतलब होता है कि कोई एसेट कितने टाइम में कैश में कन्वर्ट हो जाती है, कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब बताओ, कैश को कैश में कन्वर्ट कराना तो भाई सबसे लिक्विड क्या होगा, कैश ही तो होगा, मनी तो होगा। क्यों? क्योंकि मनी खुद भी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना जाता है। दैट इज वाई इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, दैट इज सेकेंडरी फंक्शन।
जिसमें आपका सबसे पहला फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि पहले के टाइम में आप वेल्थ को स्टोर नहीं कर सकते थे, है ना, वैल्यू को स्टोर करना होता था गुड्स के फॉर्म में, जो पॉसिबल नहीं था। लेकिन आज के टाइम में आप मनी के टर्म में इजीली उसे स्टोर कर सकते हो, क्योंकि मनी जनरली एक्सेप्टेबल है ना। अगर आप अभी बचा के रखोगे, सेव करके रखोगे, तो कभी भी चलाओगे, यानी कि कभी भी उसके थ्रू आपको कुछ लेना है आप खरीद सकते हो, है ना। फिर वैल्यू ऑफ मनी रिमेन स्टेबल रिलेटिवली, और फूड ग्रेन्स वगैरह होता है जिसकी भाव बढ़ते घटते रहते हैं, है ना, डेली हर एक मार्केट में बढ़ते घटते रहते हैं। लेकिन मनी की जो वैल्यू है वो कैसी रहती है, स्टेबल रहती है, जनरली स्टेबल रहती है। आप फॉरेन कंट्री के बेसिस पे मत जाइए, क्योंकि फॉरेन करेंसी की वैल्यू तो घटती बढ़ती रहती है, बट यहाँ वाले कंसेप्ट के हिसाब से देखिएगा कि आप मनी को ईजिली स्टोर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होती, तो रिस्क नहीं है आपके पास कि आपको मनी को स्टोर करने में नुकसान हो जाएगा, ठीक है। और मनी को स्टोर करने के लिए ज़्यादा स्पेस की भी ज़रूरत नहीं होती, और मनी पेरिशेबल आइटम भी नहीं है। दैट इज़ वाई आप इसको बोल सकते हो कि मनी वाला जो कंसेप्ट है, मतलब मनी जो है उसको आप इजीली स्टोर कर सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मैंने आपको बताया था, वो पेमेंट जो फ्यूचर में करना है ना। तो अब मनी के थ्रू आप पता कर सकते हो कि भाई कितना प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट है या कितना इंटरेस्ट लगाना है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। फिर फ्यूचर पेमेंट गुड्स एंड सर्विसेज के टर्म में पॉसिबल नहीं थे, बट मनी के आते ही ये पॉसिबल हो गया। और इसके ही कारण फाइनेंशियल मार्केट, व्हाट यू कैन से, फाइनेंशियल मार्केट बोले तो शेयर्स, है ना, म्यूचुअल फंड, ठीक है, डिबेंचर्स, इनको बहुत फ़ायदा मिला विद द हेल्प ऑफ मनी, क्योंकि जब तक मनी नहीं था ये सब नहीं हो सकता था। फ्यूचर पेमेंट, शेयर्स वगैरह, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता था, लेकिन अब विद द हेल्प ऑफ मनी ये फाइनेंशियल मार्केट इमर्ज हुआ है और हम इजीली इनमें डीलिंग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू बोले तो अब परचेजिंग पावर को आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने फ़ोन खरीदा, मेरे पास पैसे आ गए, ठीक है, यानी कि मैंने फ़ोन की ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी। तो दैट मीन्स अब आप ओनरशिप को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हो और जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र कर सकते हो, और ना ही कि सिर्फ अपने एरिया में, आप पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर सकते हो। दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ मनी, है ना। मनी के थ्रू आप किसी भी कंट्री में सामान खरीदना हो, किसी भी कंट्री को सामान बेचना हो, वो भी आप इजीली कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस टॉपिक, जैसे आपका ये टॉपिक जो था फंक्शंस ऑफ मनी, वो क्लियर हुआ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन। ओके, यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी। स्टैटिक बोले तो जो रुका हुआ है ना, और डायनेमिक बोले तो जो चेंज होता रहता है। तो उन्होंने बोला स्टैटिक का दूसरा नाम भी सुनिएगा, दैट इज कन्वेंशनल फंक्शन ऑफ मनी, ठीक है, यानी कि वो फंक्शन जो बेसिकली है ही है, जो वो पूरे करता ही करता है, जो वो पूरे करता ही करता है। तो देखिए आपने देखा था अभी प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन आपके कौन से फंक्शन माने जाएंगे, स्टैटिक फंक्शन, है ना। अब डायनेमिक फंक्शन यानी कि वो फंक्शन मनी का जो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाता है, क्या लाता है, स्टेबिलिटी लाता है, और कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ाता है और घटाता है ना। क्या करता है, तो स्टेबिलिटी लाता है और कंट्री की ग्रोथ को रोकता है या प्रमोट करता है। जैसे इसको कॉन्टिजेंट फंक्शन भी बोलते हैं। जैसे नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता रहता है ना, कि हो सकता है कि कभी इनइक्वालिटी ज़्यादा हो, कभी इनइक्वालिटी थोड़ी कम हो जाए, है ना। कस्टमर को सेटिस्फाई करना, है ना, पैसे से ही तो सेटिस्फाई होते हैं। आपने पे किया, ठीक है, आपने इंटरनेट के लिए पे किया, अब इंटरनेट पे आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि हाँ मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, किसके फॉर्म में मिलेगा, मनी के फॉर्म में मिलेगा। हमने वहाँ पढ़ा था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ऐसे ही प्रोड्यूसर को सेटिस्फेक्शन देना, प्रोड्यूसर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना, वो भी आपका आता है किसमें, डायनेमिक फंक्शन में, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और लिक्विडिटी प्रोवाइड कराना, ये भी आपका आता है किसमें, डायनेमिक फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, ये हैं आपके स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक का ध्यान रखिएगा, कन्वेंशनल फंक्शन भी बोलते हैं, एंड डायनेमिक को बोला जाता है कॉन्टिजेंट फंक्शन, जो कि चेंज होते रहते हैं। चलिए अभी ये कुछ आपके लिए एमसीक्यूज हैं, वापस से
वीडियो को पॉज कीजिएगा, अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, देन चेक करिएगा अपने आंसर्स कि कितने ठीक जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, मनी स्टैटिक सेंस रेफर्स टू, मनी स्टैटिक सेंस में क्या कहा जाता है? स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए ये सारे आपके प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन है और मैंने बताया था प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शन ही स्टैटिक फंक्शन कहलाए जाते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी आर रिलेटेड टू, डायनेमिक फंक्शन मनी का वो रिलेटेड है किससे? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ से, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से या स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ से। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए ये तो आपके हो गए कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी सेकेंडरी छोड़ के जितने फंक्शन आएंगे वो सब डायनेमिक। तो देखिए इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट इज वेल्थ कैन बी ट्रांसफर्ड टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू डैश ऑफ मनी। वेल्थ को अब आप कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हो, कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हो किसी भी पार्ट में वर्ल्ड के, किसके कारण? तो नॉट एक्सेप्टेबिलिटी नहीं भाई, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी के कारण, क्योंकि मनी जो है वो हर एक जगह पर हर एक कंट्री में एक्सेप्टेबल है। तो दैट इज वाई इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डन विद दीज टॉपिक्स। हमने देखिए अभी फटाफट देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए। हमने आपका टॉपिक अभी कंप्लीट किया ड्रॉबैक्स, है ना, मनी एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी एंड स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शन भी इसके साथ कंप्लीट कर लिया। अब हमारा टॉपिक आता है दैट इज मनी सप्लाई, है ना। अब मनी सप्लाई क्या है भाई? व्हाट इज मनी सप्लाई? तो देखिएगा जरा मनी सप्लाई क्या है। सो मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई अगर बोला जाए इज द सप्लाई ऑफ मनी मीन्स द टोटल स्टॉक ऑफ मनी, यानी कि सप्लाई ऑफ मनी मतलब क्या कि कितना स्टॉक है मनी का, चाहे वो पेपर नोट्स के फॉर्म में हो, चाहे वो कॉइन के फॉर्म में हो, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में हो बैंक के अंदर, जो कि सर्कुलेशन में, यानी कि जो सर्कुलेट कर रहा है अपनी इकोनॉमी में। किसके पास ये स्टॉक? किसका? ये पब्लिक का, जनरल पब्लिक का, है ना, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे अभी मेरे पास मान लो मैंने बोला 50,000 रुपये कैश में पड़े हैं, है ना, और 5,000 रुपये के कॉइन पड़े हैं, ये नोट पड़े हैं मेरे पास, ठीक है, 50,000 रुपये के कॉइन्स पड़े हैं, 50,000 रुपये मेरे डिमांड डिपॉजिट है बैंक में। तो यानी कि मनी सप्लाई कितनी हो गई? हो गई 1,05,000, ठीक है, क्योंकि मैं हूँ जनरल पब्लिक में से एक पर्सन, है ना। तो जनरल पब्लिक के पास कितना स्टॉक है, ठीक है, चाहे वो पेपर के फॉर्म में, चाहे वो कॉइन्स के फॉर्म में, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसी को बोला जाता है क्या? मनी सप्लाई। ओके, अब ध्यान रखिएगा क्या चीज़, सिर्फ जनरल पब्लिक के पास, और किसी के पास नहीं, नहीं, और किसी के पास नहीं। देखिएगा कौन कौन नहीं आता है इसमें। देखिए, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय सप्लायर ऑफ मनी इज नेवर ट्रीटेड एज सप्लायर ऑफ मनी, सॉरी सप्लाई ऑफ मनी, इसको सप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, यानी कि स्टॉक ऑफ मनी जो कि किसके पास है? जो कि आपका इन सप्लायर्स के पास है। अब सप्लायर बोले तो कौन? गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, इन तीनों के पास जो पैसा है अपना अपना, हमारा नहीं, जनरल पब्लिक का नहीं, अपना पैसा है। गवर्नमेंट के पास अपना जो पैसा है, सेंट्रल बैंक के पास अपना जो पैसा है, कॉमर्शियल बैंक के पास अपना जो पैसा है, ठीक है, खुद का, उनका खुद का जो पैसा है, वो कभी मनी सप्लाई में काउंट नहीं किया जाएगा, वो कभी मनी सप्लाई में काउंट किया नहीं जाता। ओके, तो जनरल पब्लिक का के पास जो पैसा है बस वही काउंट किया जाता है, बाकी कोई काउंट किया नहीं जाएगा। अब इसको कैसे मेजर किया जाएगा? तो मेजर करने के लिए इसके पास 4 कॉन्सेप्ट हैं। एक है M1, दूसरा M2, तीसरा M3 और चौथा M4। M1, M2, M3 एंड M4, है ना। अब व्हाट इज M1 कॉन्सेप्ट? तो M1 कॉन्सेप्ट के अंदर जैसे क्या है, आप समझ सकते हो, मतलब इसको इस तरह से बोल सकते हो कि 4 अलग अलग लोगों ने मनी को कैलकुलेट करने के लिए या मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग फॉर्मूला दिया,
है ना। तो सबसे पहले देखते हैं M1 वालों का फॉर्मूला। M1 वालों का फॉर्मूला था C प्लस DD प्लस OD। अब व्हाट इज दिस C, व्हाट इज दिस DD एंड व्हाट इज दिस OD, है ना। तो C बोले तो करेंसी, C बोले तो करेंसी, ठीक है, या फिर नोट्स और कॉइन। करेंसी बोले तो कुछ भी, नोट और कॉइन्स, है ना, जो कि पब्लिक के पास है। DD बोले तो डिमांड डिपॉजिट, पब्लिक के पास जो डिमांड डिपॉजिट है, सॉरी, पब्लिक का जो डिमांड डिपॉजिट है कॉमर्शियल बैंक के पास। अब ये नया टॉपिक, ये डिमांड डिपॉजिट क्या होता है ना। तो देखिए डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, पहले ये देखिएगा। डिमांड डिपॉजिट, एक तो नाम से समझ सकते हो कि वो डिपॉजिट जो ऑन डिमांड विड्रॉ करी जा सके, यानी कि जब चाहो इससे पैसा निकाल सकते हो, है ना, जब चाहो इससे पैसा निकाल सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट। जैसे आप देखिए अकाउंट, बैंक में अकाउंट खोलते हैं, है ना, 4 तरह के अकाउंट खोलते हैं बैंक में, मेन 4 तरह के होते हैं। एक सेविंग, है ना, दूसरा होता है आपका करंट अकाउंट, है ना, एक होता है आपने देखा होगा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, शॉर्ट में हम FD बोलते हैं, है ना, और एक होता है आपका रीअकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जिसको RD बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा सेविंग अकाउंट मतलब आपको जितना पैसा जमा करना है जमा कर दीजिए, है ना, और जितना निकालने निकाल सकते हो, बट एक लिमिट होती है ना, कुछ लिमिट बन जाती है। करंट अकाउंट मेनली कौन खोलता है, बिजनेसमैन खोलते हैं, ठीक है, क्या करने के लिए, अपनी ट्रांजेक्शन्स पूरी करने के लिए, है ना। दैट मीन्स उन्हें पैसा देना है किसी से पैसा लेना है, वो करंट अकाउंट के थ्रू करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट, जिसमें आप क्या करते हो, जैसे आपने 1 लाख रुपए 5 साल के लिए फिक्स कर दिए, तो आप 5 साल तक उस पैसे को नहीं निकालोगे। 5 साल बाद जब वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तब आप उस पैसे को निकालोगे, विद इंटरेस्ट आपको पैसा मिल जाएगा। रीअकरिंग डिपॉजिट क्या, जैसे उन्होंने बोला कि आपने RD खुलवा दी 1000 रुपये पर मंथ की, तो आप हर महीने, और 5 साल के लिए आप हर महीने 1,000 रुपये जमा करोगे 5 साल तक, है ना। और एट द एंड ऑफ 5th ईयर आपको वो पूरा पैसा जो आपने पूरे 5 साल में जमा किया इंस्टॉलमेंट के थ्रू, है ना, वो इकट्ठा होकर के और जो इंटरेस्ट होगी वो सब मिलकर डाल करके मिल जाएगा। कब मिलेगा, 5 साल बाद। तो दैट मीन्स अगर बोला जाए तो भाई ये तो कभी भी नहीं निकाला जा सकता, फिक्स डिपॉजिट 5 साल बाद, रिकरिंग डिपॉजिट 5 साल बाद। अब 5 साल बाद एकदम नंबर मत ले लीजिएगा, 1 साल 2 साल भी हो सकता है, ये मैंने जस्ट एन एग्जांपल लिया था, है ना। लेकिन सेविंग और करंट अकाउंट से पैसा जब चाहो तभी निकाल सकते हो, है ना। तो उन्होंने बोला कि कॉमर्शियल बैंक के पास जितना भी पैसा सेविंग और करंट अकाउंट में जमा है वो भी मनी सप्लाई में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अदर डिपॉजिट। अब अदर डिपॉजिट में क्या क्या आता, तो देखो डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि कोई भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने हमारी डिमांड डिपॉजिट को जमा किया है RBI के पास, है ना। हम क्या करते हैं, हम पैसा जमा करते हैं कॉमर्शियल बैंक के पास, और कॉमर्शियल बैंक जैसे अपने आसपास, आपके आसपास SBI अकाउंट बैंक होगी, PNB बैंक होगी, है ना, कैनरा बैंक होगी, इलाहाबाद बैंक होगी, ये सब कैसी है, ये कॉमर्शियल बैंक है ना। हम जमा कर रहे हैं कॉमर्शियल बैंक के पास, कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा जमा करती है किसके पास, RBI के पास। तो ऑब्वियस ही बात, इनडायरेक्ट वे में तो हमारा ही पैसा जमा हुआ, है ना। तो उन्होंने बोला जो डिमांड डिपॉजिट है RBI के पास पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, यानी कि हमारी, वो भी आएगी, है ना। डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक या फॉरेन गवर्नमेंट, कोई बाहर की कंट्री की बैंक या फॉरेन गवर्नमेंट अगर हमारे कंट्री की RBI में पैसा जमा करिए वो भी आता है ना। और साथ साथ डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बाहर की कंट्री से, अगर वो कुछ पैसा हमारे कंट्री के RBI के पास जमा करते हैं, मतलब सेंट्रल बैंक के पास जमा करते हैं, तो वो भी मनी सप्लाई में काउंट किया जाए। ओके स्टूडेंट्स, बस सिंपल वे में याद रखिएगा C प्लस DD प्लस OD। ओके, अब ये क्लियर हुआ। अभी इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपके पास, अभी तो हमने M1 कंप्लीट किया, इसके अलावा और भी कंसेप्ट है, दैट इज M2, M3 एंड M4। अब M2 कंसेप्ट क्या कहता है, M2 कंसेप्ट कहता है कि M1 वाला तो ठीक है, M1 वाला कंसेप्ट इज परफेक्ट, यानी कि C भी लेना है ना, DD भी लेना है और OD भी लेना है, लेकिन इसके साथ साथ कि सिर्फ कॉमर्शियल बैंक में पैसा जमा करते हो
पोस्ट ऑफिस में भी तो करते हो, तो पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग में पैसा जमा किया जा रहा है वो भी लिया जाएगा, ये M2 कंसेप्ट में कहा गया। तो फॉर्मूला अगर ओवरऑल बोला जाए तो क्या बनेगा, C प्लस DD प्लस OD प्लस डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, M2 कंसेप्ट है ना। अब M3 कंसेप्ट बोला गया। अब M3 कंसेप्ट वाले क्या कह रहे हैं कि M1 है ना प्लस टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट वही होगी जो नॉन डिमांड डिपॉजिट होती है, यानी कि जो अपने फिक्स डिपॉजिट और कौन सी बताई थी, RD रीअकरिंग डिपॉजिट, ये होती है टाइम डिपॉजिट। तो उन्होंने बोला एक बात बताओ, टाइम डिपॉजिट में भी तो जनरल पब्लिक अपना पैसा लगा रही है, तो वो तो आना चाहिए है ना। तो इसी वजह से M3 कंसेप्ट आया जिसमें बोला गया M1 यानी कि C प्लस DD प्लस OD, बट इन्होंने पोस्ट ऑफिस को नहीं लिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। C प्लस DD प्लस OD प्लस टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक। ओके, नेक्स्ट आया M4 कंसेप्ट। अब M4 कंसेप्ट क्या कह रहे हैं, M4 कंसेप्ट कह रहा है M3 है ना, यानी कि M3 वाला ले लो, जिसका मतलब अगर मैं ओवरऑल बोलूं आपसे, एक सेकेंड बाद रुकना, दैट विल बी C, क्योंकि M3 में M1 आता है, यानी कि C प्लस DD प्लस OD प्लस TD है ना, ये चारों चीजें ले लो M3 के हिसाब से है ना, प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, यानी कि पोस्ट ऑफिस को भी M4 वाले में इंक्लूड किया और उन्होंने बोला पोस्ट ऑफिस में जो पैसा जमा है उसको भी आप इसके अंदर ले सकते हो। दैट इज द M4 कंसेप्ट। क्लियर स्टूडेंट्स, M1, M2, M3 एंड M4। ओके, अभी आते हैं स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट पर कि ये M1 M2 कंसेप्ट से अगर आप मनी सप्लाई को कभी भी मेजर करते हो तो उसको बोलते हैं बेटा नैरो मनी। क्या बोलते हैं, नैरो, थोड़ा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया। और अगर आप M3 M4 से मेजर करते हो तो उसको बोलते हैं ब्रॉड मनी, क्योंकि यहाँ पर आपने बाकी सारे कंसेप्ट्स को भी लिया है। ओके, तो M3 M4 से अगर नापेंगे तो ब्रॉड मनी और M1 M2 से नापेंगे तो हो जाएगा नैरो मनी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा, अभी आपने एक मैंने टॉपिक बोला था हु सप्लाइज मनी या सप्लायर ऑफ मनी, है ना। तो यानी कि कौन मनी की सप्लाई करता है। तो मनी की सप्लायर में मैंने 3 लोगों का नाम बोला था, एक गवर्नमेंट, एक सेंट्रल बैंक यानी कि RBI और एक कॉमर्शियल बैंक, है ना। अब गवर्नमेंट क्या करती है, मनी कैसे सप्लाई करती है, तो वो कॉइन्स, 1 रुपए का नोट है ना, ये इश्यू करती है, कॉइन्स और 1 रुपए का नोट, ठीक है, जिससे मार्केट में पैसा पहुंचता है। सेंट्रल बैंक कैसे करती है, तो सेंट्रल बैंक सारी करेंसी को प्रिंट करती है एक्सेप्ट 1 रुपए नोट, 1 रुपए का नोट छोड़ करके सारी करेंसी कौन प्रिंट करता है, सेंट्रल बैंक। अब कॉमर्शियल बैंक कैसे करती है, भाई उसको तो करेंसी छापने का अधिकार ही नहीं है, लेकिन वो क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू करती है, यानी कि डिपॉजिट करके और लोन दे करके, जो टॉपिक आपको मैंने बैंकिंग में बताया था, है ना। तो मैं ये आपको बैंकिंग में एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी बस समझिएगा कि कॉमर्शियल बैंक भी सप्लायर होती है मनी की। ओके, अभी मेन जो है ये देखना है कि सेंट्रल बैंक का क्या सिस्टम है मनी को क्रिएट करने का, ठीक है। तो देखिए, इंडिया एट प्रेजेंट फॉलो पेपर करेंसी सिस्टम। इंडिया अभी पेपर करेंसी सिस्टम को फॉलो करती है ना। इसको और क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मैनेज करेंसी सिस्टम स्टैंडर्ड, ठीक है। यानी कि कितने भी नोट्स आप प्रिंट कर सकते हो, बट उसके लिए आपको मिनिमम बैकअप चाहिए, किसका, गोल्ड का, है ना। यानी कि आपको गोल्ड रिजर्व होना चाहिए गवर्नमेंट के पास। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, कंट्री क्या करे, गवर्नमेंट क्या करे, जितनी चाहे उतनी करेंसी छापे और लोगों को बांट दे, गरीबी खत्म। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट। उसे क्या करना पड़ेगा, उसको अपने पास गोल्ड रिजर्व मेंटेन करके चलना पड़ेगा कि इतना मेरे पास गोल्ड रिजर्व है तो ही इतनी करेंसी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला एक 10 रुपए का नोट प्रिंट करने के लिए 10 ग्राम के गोल्ड की जरूरत होती है ना। तो अगर 100 रुपए प्रिंट करने हैं तो उन्हें 100 ग्राम गोल्ड की जरूरत होगी। तो अगर 100 ग्राम गोल्ड होगा तो ही वो 100 रुपए प्रिंट कर पाएंगे, वरना प्रिंट नहीं कर पाएंगे, है ना। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, तो गोल्ड का बैकअप होना कंपलसरी है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्या बोला जाता है बच्चों, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जिसमें सेंट्रल बैंक जो कि हमारी RBI है ना, उसको मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है कम से कम 200 करोड़ का, है ना, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। गोल्ड के फॉर्म में
या फॉरेन सिक्योरिटी के फॉर्म में, जिसमें गोल्ड की वैल्यू कम से कम 115 करोड़ होनी चाहिए, कम से कम 200 करोड़ का रिजर्व चाहिए, 200 करोड़ में 115 करोड़ गोल्ड होना कंपलसरी है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है बट कम नहीं होना चाहिए। बाकी की फॉरेन सिक्योरिटीज़ को वो अपने पास रखती है करेंसी को प्रिंट करने के लिए, ये बैकअप रख रही है ना, एज अ बैकअप रख रही है। ओके स्टूडेंट, अब इस टॉपिक के ख़त्म होते ही आपका जो मनी वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है, जिसके लिए आपके पास कुछ ये क्वेश्चंस हैं, इनको ज़रा वीडियो को पॉज करके इनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज फॉलोड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर इशूइंग करेंसी। तो देखिए, प्रोपोर्शनेट सिस्टम, सिंपल डिपॉजिट सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम या फिर फिक्स्ड रिड्यूसरी इश्यू सिस्टम। तो ऑब्वियस ही बात है, अभी आपको नाम बताया था, दैट इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ मनी इज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्लो वेरिएबल है या स्टॉक वेरिएबल है या रियल फ्लो है या नन ऑफ दीज। तो आपका सप्लाई ऑफ मनी जो है वो है आपका, एक सेकेंड, वो है आपका स्टॉक वेरिएबल, है ना। आपने स्टार्टिंग में बताया था सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ करेंसी या स्टॉक ऑफ मनी, दैट मीन्स स्टॉक वेरिएबल है ना। हु सप्लाइज मनी इन इंडिया, मनी में मतलब इंडिया में मनी की सप्लाई कौन करता है, आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट। तो ऑब्वियसली बात है तीनों करते हैं, तो इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके स्टूडेंट्स, डन विद द चैप्टर ऑफ मनी। इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेसन लेकर आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे आपका बैंकिंग, ओके, जिसके लिए आप लोग अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कीजिएगा। अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस लेकर के हम बैंकिंग टॉपिक को कंप्लीट कराते हैं, ओके। तो इसके लिए अच्छा, ओके स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग इज दैट, अगर इफ़ यू वांट कि आपका रेगुलर कोर्स पूरा हम आपका कंप्लीट करें, है ना, क्योंकि स्पेशल क्लासेस यूट्यूब सेशंस इतने सारे नहीं होते कि हम आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करा पाएँ, पूरा सिलेबस कंप्लीट करा पाएँ, जिसके लिए हमने बैच को स्टार्ट किया है, जिसमें आप इनरोल करेंगे तो हम आपके पूरा कोर्स जो है अप टिल दिसंबर कंप्लीट करेंगे, जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। एंड ये डिफरेंट अमाउंट है सब्सक्रिप्शन के, है ना, जो आप 1 मंथ का ले सकते हो, 3 मंथ्स का ले सकते हो, 6 मंथ्स का ले सकते हो, 12 मंथ्स का ले सकते हो। 12 मंथ्स वाले में आपको 11,250 पे करने पड़ेंगे, है ना, जिसमें आपको V3 कॉमर्स 10 कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और ये कोड मतलब 10% ऑफ करने के बाद इस 11,250, दैट मीन्स आपको 938 रुपीज़ पर मंथ पड़ रहा है, और आपको इसमें सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे, आपका अकाउंट्स भी, बिजनेस स्टडीज़ भी, इकोनॉमिक्स भी, मैथ्स है तो मैथ्स भी, इंग्लिश भी, हिंदी भी, फिजिकल भी, आईपी भी। तो दैट इज़ अवेलेबल एट द रेट ऑफ 938 पर मंथ ओनली, है ना। तो फटाफट से प्लस क्लास में सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जिससे आपको इस लॉकडाउन में अपनी स्टडीज़ को पीछे ना रहना पड़े उसके बेसिस पर, है ना। तो एक और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, दैट इज़ कि इसी बेसिस पर हम एनसीईआरटी वीकेंड बैच लेकर आए हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हो, इजी रिवीजन कर सकते हो, आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, टेस्ट सीरीज कराई जाएंगी, लाइव इंटरेक्शन होगा आपके एजुकेटर्स से, है ना। तो आपका क्लास 11th का स्टार्ट हो रहा है 20th जून से 20th दिसंबर तक आपका ख़त्म हो जाएगा 7 मंथ्स में, है ना। और ये आपका टाइम शेड्यूल है, ओके। एंड इफ़ यू आर इन क्लास 12th तो आपके लिए ये है टाइमिंग, 20th जून से स्टार्ट हो रहा है, 20th दिसंबर तक चलेगा, सेम 7 मंथ का कोर्स है। टाइमिंग कुछ इस तरीके से है, सैटरडे और संडे के लिए, ओके, जिसमें आपको हरविंदर सर पढ़ाएंगे इंग्लिश, भरत सर पढ़ाएंगे बिजनेस स्टडीज़, जयदीप सर आपको पढ़ाएंगे अकाउंट्स एंड रवि सर पढ़ाएंगे आपको इकोनॉमिक्स, ओके। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन, रिगार्डिंग द टॉपिक जो आज मैंने पढ़ाया, है ना, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे अनअकैडमी पर मैसेज कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ मेरा नाम सर्च कीजिएगा प्रिया जैन, ठीक है, जिससे आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी, और वहाँ अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा मैसेज, तो आपने मैसेज करके अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एंड डू लाइक द सेशन।